वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक से। स्प्रिंग 2017 की अटेम्प्ट से है और क्वेश्चन का टाइटल है गोल्डन लिमिटेड। तो डाटा है क्वेश्चन का कि द ड्राफ्ट समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ गोल्डन लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सिल्वर लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2016 आर एज फॉलोज। तो हमें दोनों एंटिटीज़ की जो है वो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है जो एसएल में की हुई है। सो जीएल जो है वो पेरेंट कंपनी है और एसएल सिल्वर लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। शेयर कैपिटल ₹10 ईच के हिसाब से, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और लाइबिलिटीज़ भी गिवन है। करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर डिस्टिंक्शन नहीं है यहाँ पे नॉन करंट और करंट की। और इसी तरीके से करंट एसेट्स की डिटेल गिवन नहीं है, इन्वेंट्री रिसीवेबल वगैरह एक लाइन के अंदर ही हम उसे कवर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है उसके बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि जीएल एक्वायर्ड 60% ऑफ द शेयर ऑफ एसएल ऑन 1 अप्रैल 2016। जो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है वो 31 दिसंबर 2016 की है। इसका मतलब है कि एक्विजिशन को भी सिर्फ 9 मंथ हुए हैं, 1 साल से भी कम का टाइम हुआ है। और इसमें जो कंसिडरेशंस हैं वो हैं कि इशुएंस ऑफ 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच इशू किए हैं। कैश अमाउंटिंग टू ₹87 मिलियन दिया, विच इंक्लूड कंसल्टेंसी चार्जेस ऑफ 10 मिलियन एंड लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 5 मिलियन। ये इंक्लूड नहीं होने चाहिए। एक्विजिशन कॉस्ट जो हैं वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं बनती, उसको आपको जो है एक्सपेंस बनाना चाहिए। Market value of each share of GL and SL on the acquisition date was 25 and 11 respectively. At acquisition date, retained earning of SL were ₹100 million. तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेस पर बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट को सही रिकॉर्ड कर सकेंगे और प्री पोस्ट एक्विजिशन को फाइंड आउट कर सकेंगे। और अगर फुल गुडविल मेथड है तो उसके लिए हमें शेयर की वैल्यू भी गिवन है सब्सिडरी की, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। Information 2 है कि the following table sets out those items whose fair value on the acquisition date was different from their book value। तो बिल्डिंग इन्वेंट्री और प्रोविजन की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू दी हुई है, तो इनकी हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। अपॉन एक्विजिशन ऑफ एसएल, contract for management services was also signed under which GL would provide various management services to SL at an annual fee of ₹50 million from the date of acquisition. The payment would be made in two equal installment payable in arrears on 1 April and 1 October। तो ये इंटरकंपनी जो इनकम और एक्सपेंस है वो प्रॉफिट और लॉस में कैंसिल होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो रिक्वायरमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की है, तो इसमें जो रिसीवेबल और पेएबल की अमाउंट बनेगी उसे हम कैंसिल करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन 4 है कि ऑन 30 सितंबर 2016 यानी ईयर एंड से 3 महीने पहले जीएल एक्वायर्ड अ प्लांट फ्रॉम एसएल इन एक्सचेंज ऑफ अ बिल्डिंग विच वाज करंटली नॉट इन यूज ऑफ जीएल। द डिटेल्स ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग आर एज फॉलोज। तो कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और एक्सचेंज प्राइस गिवन है। दोनों कंपनीज के बारे में बताया हुआ है कि वो कॉस्ट मॉडल यूज़ करती हैं और डेप्रिसिएशन के रेट भी दिए हुए हैं कि बिल्डिंग और प्लांट के लिए 5% एंड 20% है रिस्पेक्टिवली ऑन कॉस्ट। एसएल पेड एन इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 31 जुलाई 2016 यानी करंट ईयर के अंदर उन्होंने इंटरिम डिविडेंड पे किया। ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। और सिक्स इन्फॉर्मेशन में बताया है कि जीएल वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द एक्विजिशन डेट एट इट्स फेयर वैल्यू। इसका मतलब है कि फुल गुडविल मेथड यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2016 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनानी है और क्वेश्चन को करने का वही हमारा टिपिकल तरीका होगा। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेट और वर्किंग वन। सेकेंड स्टेप बेसिकली टू इंक्लूड द मेन स्टेटमेंट डाटा। थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप के टोटल्स और कंप्लीशन को फोकस करना। तो इन स्टेप्स की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन बनाते हैं। तो हम आंसर डेवलप करेंगे तो सबसे पहले एंटिटी का नाम मेंशन करते हैं, गोल्डन लिमिटेड। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 2016। तो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमने करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट करना है, फिर इक्विटी, उसके बाद लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में जिस तरह लाइबिलिटीज करंट और नॉन करंट में डिस्टिंग्विश नहीं की हुई तो हम भी नहीं कर सकते, इसलिए जस्ट एक लाइबिलिटीज का
एक कंबाइंड कॉलम बना दिया। तो ये हमने फॉर्मेट ब्रीफली बनाने के बाद वर्किंग्स का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हमारी 5 वर्किंग्स हैं जिनका हमने फॉर्मेट बनाना है। वर्किंग 1 ग्रुप स्ट्रक्चर, वर्किंग 2 नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी जिसमें 3 कॉलम हम बनाते हैं। उसके बाद वर्किंग 3 जो है वो गुडविल पर। वर्किंग 4 जो है हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर बनाएंगे। और वर्किंग 5 हम बनाएंगे ग्रुप की रिटेन अर्निंग पर। तो सबसे पहले हमें ग्रुप स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। तो इसमें हमें जो हमारी 5 इंफॉर्मेशन होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना है कि सब्सिडरी कौन सी है, एक्विजिशन डेट क्या है, पेरेंट की ओनरशिप कितनी है, एनसीआई की कितनी है, और गुडविल का मेथड क्या है। तो क्वेश्चन में एक बार फिर इसको देख लेते हैं। सब्सिडरी का नाम सिल्वर लिमिटेड बताया हुआ है। एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल 2016 है। पेरेंट की ऑनरशिप परसेंटेज 60% गिवन है। तो 40% एनसीआई की बेसिकली बन जाएगी। और गुडविल का मेथड फुल है क्योंकि यहाँ पर एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करने के बारे में बताया है। तो सिल्वर लिमिटेड 1 अप्रैल 2016 यानी 9 मंथ्स में हुए हैं एक्वायर किए हुए, मिड ईयर एक्विजिशन है। 60% जो है वो पेरेंट का शेयर, 40% एनसीआई का शेयर, और गुडविल का मेथड फुल गुडविल। अब क्वेश्चन के डाटा की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का डाटा फोकस कर लेते हैं। बिल्डिंग 1600 एंड 500, प्लांट एंड मशीनरी 1465 प्लस 690। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसएल दी हुई है, लेकिन इसमें क्योंकि एक्विजिशन कॉस्ट की एडजस्टमेंट है तो वर्किंग 3 में जाएंगे। और अभी हम 327 मेंशन कर लेते हैं, एडजस्टमेंट्स बाद में करेंगे। इसके बाद करंट एसेट्स गिवन है, इन्हें हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 2068 प्लस 780। पेरेंट का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन किया जाएगा। नाइन एटी और 730। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग हम मेंशन करेंगे रेलिवेंट जो उसकी वर्किंग होती है वर्किंग 2 में। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के अंदर कोई चेंज नहीं होता तो एक्विजिशन डेट पर भी सेम अमाउंट्स मेंशन कर देंगे जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर मेंशन की गई। पेरेंट की रिटेन अर्निंग गिवन है 3150। इनको वर्किंग 5 में मेंशन किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज़ की फिगर है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन होंगी। $611.60। सो दूसरा स्टेप अब कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जो एडिशनल फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट्स हैं उनकी तरफ। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट को फोकस करते हैं।
तो 60% एक्विजिशन हो गई, 1 अप्रैल 2016 एक्विजिशन डेट हो गई, 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम पे रिकॉर्ड हुए हुए थे। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि ये रिकॉर्ड नहीं हुए। अगर रिकॉर्ड ना हुए होते तो हम इनको रिकॉर्ड कर देते, और ऑलरेडी हमें इन्वेस्टमेंट बेसिकली रिकॉर्डेड नज़र भी आ रही है। और कैश अमाउंटिंग टू ₹87 मिलियन भी शामिल है इसमें, जिसमें कंसल्टेंसी चार्जेस ऑफ 10 मिलियन और लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 5 मिलियन शामिल हैं, जो कि शामिल नहीं होने चाहिए। तो ये पेरेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, पेरेंट एंटिटी से, कि हमें इतनी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करना बल्कि इसको एक्सपेंस बनाना है। तो इस एडजस्टमेंट को 10 और 5 15 मिलियन की एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक इफेक्ट तो हमारा ये होगा कि जो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें से हम 15 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होने चाहिए। 312 की हमारी इन्वेस्टमेंट शो होगी गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। दूसरी बात यह कि ये अमाउंट हम वर्किंग 5 में एक्विजिशन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाएंगे, तो हमारी रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी। नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ जीएल एंड एसएल ऑन एक्विजिशन डेट वाज 25 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। सब्सिडरी के शेयर की मार्केट वैल्यू रेलिवेंट होती है टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। और जिस तरह हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि इसमें फुल गुडविल मेथड है, तो हमें एनसीआई की जो फेयर वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर अगर आप देखें सब्सिडरी के, तो 450 मिलियन का शेयर कैपिटल है, और ₹10 का एक शेयर है, विच मीन्स के 45 मिलियन शेयर हैं। और एनसीआई की परसेंटेज हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि 40% है। तो इसका एक इफेक्ट वर्किंग 3 में आएगा, जहाँ पर हम एनसीआई को एट एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे, एट फेयर वैल्यू कैसे ली जाएगी कि 45 मिलियन शेयर का 40% एनसीआई के पास है, और एक शेयर की एक्विजिशन डेट पर वैल्यू 11 थी, तो दैट इज़ 198। सेम अमाउंट वर्किंग 4 के अंदर भी मैंशन की जाएगी। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर आखिरी बात ये लिखी हुई है कि एक्विजिशन डेट पर जो रिटेन अर्निंग है वो 100 मिलियन की। ये हमें प्री और पोस्ट एक्विजिशन की जो वैल्यूज़ हैं वो मिल जाती हैं। तो यानी एक्विजिशन डेट पर अगर वैल्यू 100 थी और अब 210 है, तो इसका मतलब है कि 210 माइनस 100 पोस्ट एक्विजिशन जो है दैट इज़ 110। सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे है कि द फॉलोइंग टेबल सेट्स आउट दोज आइटम्स हुज फेयर वैल्यू ऑन द एक्विजिशन डेट वाज डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। दीज वैल्यूज हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन एसएल्स बुक ऑफ अकाउंट। तो एसएल ने इनको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो बिल्डिंग की वैल्यू 250 से 170 होनी चाहिए, यानी ये भी एक लॉस रिकॉर्ड होगा। इन्वेंट्री की वैल्यू 112 से 62 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो इन्वेंट्री की वैल्यू एसेट की वैल्यू कम करेंगे तो ये भी लॉस रिकॉर्ड होगा। और प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो 15 से 24 होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, तो ये भी एक एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। तो तीनों ऐसी इम्पैक्ट्स हैं जिनसे हमारी फेयर वैल्यू जो है उस पर फेयर वैल्यू पे शिफ्ट करने की वजह से हम एक्सपेंस या लॉसेस रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसमें से बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट है, और उसका हमें डेप्रिसिएशन रेट 5% दिया हुआ। सो बेस्ड ऑन दैट इन फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो 250 और 170 का जो हमारा डिफरेंस होगा वो बेसिकली बनता है 80। उसके बाद जो इन्वेंट्री में फ़र्क हमारा बनता है वो बनता है 112 और 62 का, दैट इज़ 50। और प्रोविजन फॉर बैड डेट का 15 और 24 का इम्पैक्ट बनता है 9। तो ये इम्पैक्ट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी बिल्डिंग की, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो 80 का इम्पैक्ट है। इस पे डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, सिंस एक्विजिशन 9 मंथ हुए एक्वायर किए हुए, तो 80 पर 5%। जब हमने एसेट को कम कर दिया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कम होगी, डेप्रिसिएशन कम होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन बनती है 3, इतने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर जो नेट इफेक्ट है वो 77 का रह जाएगा। इसके बाद इन्वेंट्री का इम्पैक्ट है। 62 हो रही है फ्रॉम 112, दैट मीन्स 50 से लॉस रिकॉर्ड होगा।
और इन्वेंट्री का उन्होंने बताया कि सब्सिडरी ने एडजस्टमेंट नहीं की और ना ही ये इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद जो है सेल वगैरह हुई है, तो इसका मतलब है कि ये अभी तक ये पोस्ट एक्विजिशन में रिवर्स नहीं हुआ। तो बेसिकली अदरवाइज इन्वेंट्रीज का बाद एक्विजिशन डेट पर जो फेयर वैल्यू का इम्पैक्ट होता है वो बाद में जब इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ हो जाती है तो उसका रिवर्सल भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, तो इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट तक कैरी कर रहा है। फिर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट की बात है, रेलिवेंट एसेट डेफिनेटली जो है वो रिसीवेबल है और हम यहाँ पे करंट एसेट शो कर रहे हैं, तो उसमें भी लॉस हमारा रिकॉर्ड होना है 9 का, और वो भी फिर हम ईयर एंड तक कैरी करेंगे क्योंकि ये नहीं बताया हुआ कि वो एक्चुअली बैड डेट्स हो चुके हैं अब तक या नहीं हुए। अब ये जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड की इनका सेकंड इफेक्ट भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट की वैल्यूज़ पर किया जाएगा। तो बिल्डिंग के अंदर जो हमारा इम्पैक्ट है वो नेट 77 का होगा। फिर इन्वेंट्री का इफेक्ट करंट एसेट्स के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देंगे 50 का, और रिसीवेबल का जो इम्पैक्ट है 9 का वो भी यहीं पर रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी इम्पैक्ट आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। Upon acquisition of SL, a contract for management services was also signed under which GL would provide various management services to SL at annual fee of rupees 50 million. एनुअल फी 15 मिलियन है, 9 मंथ्स के पैसे 37.5 मिलियन बनते हैं, तो वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर कैंसिल होंगे। फिलहाल हम प्रॉफिट और लॉस नहीं बना रहे। द पेमेंट वुड बी मेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेबल इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। तो जो 1 अप्रैल से एक्विजिशन शुरू हुई, 1 अक्टूबर को जो है पेमेंट हो गई एक, तो वो तो जो पेमेंट हो गई उसकी वजह से रिसीवेबल पेबल अब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का टाइम ऐसा है जिसकी पेमेंट अब नेक्स्ट अप्रैल में जाकर होनी है, तो 3 मंथ्स का एक्रूवल दोनों कंपनीज ने रिकॉर्ड किया हुआ होगा और हमें उसे कैंसिल करना चाहिए। तो इसकी कैंसिलेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसकी कैंसिलेशन रिकॉर्ड करने के लिए 50 मिलियन है, रिसीवेबल और पेएबल में शामिल है, 3 मंथ्स का हमने इनकॉर्पोरेट करना है। 3/12 वुड बी 12.5, क्योंकि 9 मंथ्स हुए हैं, 6 मंथ की पेमेंट वगैरह हो चुकी है, तो उतने का रिसीवेबल पेएबल एग्जिस्ट नहीं करता, 3 मंथ्स का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो 12.5 का इफेक्ट लाइबिलिटीज में भी जाएगा और करंट एसेट्स में भी जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में ये बताया हुआ नहीं है, लेकिन मोस्टली जो मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड रिसीवेबल पेएबल होता है वो अदर रिसीवेबल और अदर पेएबल के नाम से फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिफ्लेक्ट किया जा रहा होता है। पॉइंट नंबर 4 है कि on 30th September 2016 GL acquired a plant from SL in exchange of a building which was currently not in use of GL. The detail of plant and building are as follows. तो बेसिकली जो GL है उन्होंने अपनी बिल्डिंग सेल की है और SL ने अपना प्लांट सेल किया है। तो इस पर हमें कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के तौर पर देखना होता है कि जो ग्रुप की एंटिटीज़ हैं उनके दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई होती हैं उनकी बेस पर कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट होनी होती हैं कि अगर ये ट्रांजेक्शन उनके दरमियान ना हुई होती। सो बेस्ड ऑन दिस हम बिल्डिंग को पहले फोकस करते हैं। तो क्योंकि बिल्डिंग में सबसे पहली बात ये कि सेलर कौन है, बिल्डिंग में सेलर है पेरेंट एंटिटी यानी GL। इनके लिए जो एसेट है अगर वो ट्रांसफ़र ना करते तो 110 का शो हो रहा होता, लेकिन उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया तो एसएल ने इसको रिकॉर्ड किया होगा 120 पर। अच्छा, ये बात जहन में रखनी है कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है बिल्डिंग पर वो 5% है और डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर चार्ज की जाती है। तो इन इस पर्सपेक्टिव को ध्यान पे रखते हुए हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं नॉन करंट एसेट के ऊपर और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं।
तो पहले हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट के ऊपर इफेक्ट जाएगा, विच मीन्स के वर्किंग 5 में इम्पैक्ट आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिटेल्ड है, तो हम इसकी एक सब वर्किंग बना लेते हैं 5.1। तो हम नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर ट्रांसफ़र ना हुआ होता। तो एसेट जो शो हो रहा था पेरेंट की बुक में 110 का शो हो रहा था, और उस पर अगर वो मज़ीद डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो 240 की कॉस्ट पर 5%, और सितंबर में क्योंकि ये ट्रांसफ़र हुआ है तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होती, तो लेस करके अमाउंट बनती है 107। लेकिन अब क्योंकि एक्चुअली जो हुआ है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है जैसे, उसमें तो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो नेट बुक वैल्यू विद ट्रांसफ़र क्या है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सब्सिडरी ने उसको 120 पे रिकॉर्ड किया हुआ है क्योंकि एक्सचेंज प्राइस 120 है, और उसमें से वो उनके लिए कॉस्ट 120 है, तो वो 120 पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 5% के हिसाब से, वही 3 मंथ। इसका मतलब है कि सब्सिडरी ने उसको अपनी बुक में शो किया हुआ है 118.5 का। तो इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट जो है हमारा वो 11.5 है। यानी अगर ये ट्रांसफ़र ना होता तो एसेट 107 का शो हो रहा होता, और ट्रांसफ़र की वजह से वो 118.5 का शो हो रहा है। तो हमने तो सिंगल इकोनॉमिक यूनिट कंसीडर करना है पेरेंट और सब्सिडरी को, तो एसेट 107 पे ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो 11.5 से हम प्रॉफिट जो है उसको भी रिवर्स करेंगे, और इसका इम्पैक्ट एसेट्स में भी जाएगा। सेकंड पर्सपेक्टिव प्लांट का है। प्लांट में जो सेलर है वो सब्सिडरी है एसएल। नेट जो वैल्यू है इसकी 200 माइनस 80, दैट इज़ 120, और इस पर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 20% है, और ऑन कॉस्ट है। तो यहाँ पर भी सिमिलर अप्रोच फॉलो करेंगे, लेकिन अब इफेक्ट वर्किंग 5 के बजाय वर्किंग 2 में जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेलर सब्सिडरी है। वंस अगेन थोड़ी सी डिटेल वर्किंग है, तो एक सब वर्किंग बना लेते हैं। नेट बुक वैल्यू विदाउट ट्रांसफ़र क्या होती, तो 120 का रिकॉर्ड किया हुआ था एसएल ने इसको, और वो इसकी उनके लिए जो कॉस्ट थी दैट वाज 200। 200 के ऊपर 20% के हिसाब से 3 मंथ्स की जब वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर ये ट्रांसफ़र ना होता एसेट तो एसएल की बुक्स में अभी तक 110 का शो हो रहा होता, लेकिन एक्चुअली ट्रांसफ़र हो गया। तो रिफ्लेक्शन ये है कि 120 का ट्रांसफ़र हुआ है, और जो डेप्रिसिएशन जीएल ने इस पर चार्ज की होगी उनके लिए इसकी कॉस्ट 120 है। 20% के हिसाब से 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन अगर वो लेस करते हैं तो अमाउंट बन जाती है 140। तो ट्रांसफ़र ना होता तो 110 का शो हो रहा था, ट्रांसफ़र होने के बाद 114 का शो हो रहा है, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है इसमें वो 4 का है, और इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी चाहिए। पोस्ट एक्विजिशन में एडजस्टमेंट होगी जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट रिफ्लेक्ट हो। इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 5 है। इंफॉर्मेशन नंबर 5 में हमें इंटरिम कैश डिविडेंड का बताया हुआ है कि 31 जुलाई को जो है वो पे हो गया है। अब क्योंकि ऑलरेडी पेड है तो इसका पेबल और रिसीवेबल पर कोई इफेक्ट नहीं है, हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट और लॉस में होता है कि हम पेरेंट की इनकम से इसको एक्सक्लूड करते, और दूसरा इफेक्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाता, जहाँ पर हम इसे रिफ्लेक्ट कर रहे होते सब्सिडरी की साइड पर। लेकिन अब क्योंकि रिसीवेबल पेबल नहीं है तो इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं है, इन दिस क्वेश्चन कोई इफेक्ट नहीं है। 6 पॉइंट ये कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन का सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें अपने लास्ट स्टेप यानी टोटल रेंट कंप्लीशन की तरफ चलना चाहिए। तो वर्किंग 2 से स्टार्ट करते हैं। नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 561, पोस्ट एक्विजिशन
109 टोटल आ रहा है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर 670। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट और एनसीआई एट एक्विजिशन को अगर कैलकुलेट करते हैं तो एग्रीगेट बनता है 510, जिसमें से हम नेट एसेट एट एक्विजिशन लेस करेंगे, दैट इज दिस फिगर फ्रॉम वर्किंग टू 561 की। तो हमारे पास गुडविल आ जाती है 51 की नेगेटिव। अब नेगेटिव गुडविल जब आ जाए तो इसे बार्गेन परचेज या गेन ऑन बार्गेन परचेज भी कहा जाता है स्टैंडर्ड में। आईएफआरएस 3 इस पर जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो इसको फिर इनकम बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे फिर रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और जो गुडविल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो नहीं है दैट वुड बी एक्चुअली जीरो, क्योंकि नेगेटिव गुडविल तो शो नहीं होगी। तो 51 की नेगेटिव गुडविल आई और इसे हमने ग्रुप रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, तो ग्रुप रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनकम बनेगी तो रिजर्व बढ़ जाएंगे ग्रुप के 51 से। वर्किंग फोर की तरफ चलते हैं। तो वर्किंग फोर में बेसिकली मैक्सिमम 3 लाइन आइटम्स ही होते हैं बेसिक कंसोलिडेशन में, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर। तो एनसीआई एट एक्विजिशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एनसीआई का शेयर पोस्ट एक्विजिशन का कैलकुलेट करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन है 109 और परसेंटेज है 40। 109 का 40% 43.6, और इम्पेयरमेंट नहीं है तो इसलिए थर्ड लाइन आइटम यहाँ पर नहीं आएगा। 241.6 का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शो होगा। इसके बाद वर्किंग फाइव को कंक्लूड करना है। तो जिस तरह से हमने अभी पोस्ट एक्विजिशन 109 का 40% एनसीआई में लिया, सेम 109 का जो 60% है वो ग्रुप का है, तो वो ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। 65.4 टोटल कर लेते हैं, दैट इज 3239.9। तो वर्किंग 3 4 5 से जो फिगर्स हमें मिली इनको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले गुडविल की बात करें तो वर्किंग 3 की बेस पर गुडविल तो है ज़ीरो की, क्योंकि नेगेटिव गुडविल आई थी तो वो ट्रांसफ़र हो गई। फिर जो ग्रुप की रिटेन अर्निंग है वो हमारे पास वर्किंग 5 से आती हैं, दैट इज़ 3239.9। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया वर्किंग 4 में, दैट इज़ 241.6। प्लांट एंड मशीनरी में हमारी एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट रह गया था, ये जो हमने वर्किंग 2 के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट का इफेक्ट लिया था, इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आना चाहिए। तो करेंगे। अब हम टोटल्स कर लेते हैं। तो बिल्डिंग का टोटल है 2011.5, प्लांट का टोटल है 2151। इस तरह से हमारे पास नॉन करंट एसेट्स का टोटल आ जाता है, दैट इज़ 4162.5। करंट एसेट्स का टोटल करेंगे दैट इज़ 2776.5, और टोटल एसेट्स आ जाते हैं 6939 के। इक्विटी का टोटल करेंगे दैट इज़ 5191.5, और उसके बाद लाइबिलिटीज़ का टोटल करते हैं 1747.5, और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज 6939 जो कि मैच हो रहा है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंसोलिडेशन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बेसिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट बेसिस मे अ सब्सिडरी बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन। नंबर 1, द एक्टिविटीज ऑफ सब्सिडरी आर डिसिमिलर टू द एक्टिविटीज ऑफ द रेस्ट ऑफ ग्रुप। ये अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है। Subsidiary was acquired with the intention of reselling it after a short period of time. Still जो है वो कंसोलिडेशन से एक्सक्लूड नहीं होगी, बट ऑब्वियसली पॉसिबल है कि उस पर साथ के साथ उसके डिस्क्लोजर्स के लिए IFRS 5 अप्लाई हो रहा हो। The subsidiary is based in a country with strict exchange control which make it difficult for it to transfer funds to the parent. तो जो फंड के ट्रांसफर्स हैं इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन हैं इनका तो डिस्क्लोजर दे दिया जाएगा, बट स्टिल अगर आपका कंट्रोल है उस सब्सिडरी के ऑपरेशंस पर और उसकी पॉलिसीज़ पर तो फिर आप उसको कंट्रोल है तो आप कंसोलिडेट करेंगे। डी पॉइंट है, यानी ये भी रीज़न नहीं है।
डी पॉइंट है द अबव थ्री स्टेटमेंट आर नॉट वैलिड रीजंस फॉर एक्सक्लूडिंग द सब्सिडरी फ्रॉम कंसोलिडेशन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन नेगेटिव गुडविल राइजेस IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्स दैट द अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटिंग गुडविल शुड फर्स्ट बी रीअसेस्ड। हाँ, दोबारा रिव्यू करना चाहिए एसेट, लायबिलिटीज, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और जो कंसिडरेशन ट्रांसफर हुई है उनकी वैल्यू को। व्हेन द अमाउंट ऑफ द नेगेटिव गुडविल हैज बीन कंफर्म्ड हाउ शुड इट बी अकाउंटेड फॉर। तो इसको एक गेन के तौर पे ट्रीट किया जाता है और प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि चार्ज एन एक्सपेंस, इसमें एक्सपेंस वाली बात गलत है, प्रॉफिट और लॉस तो ठीक है। कैपिटलाइज्ड एंड प्रेजेंटेड अंडर नॉन करंट एसेट, वो नेगेटिव फिगर है, वो एसेट्स में प्रेजेंट नहीं हो सकेगी। सी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस, ये करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। When preparing consolidated financial statement, subsidiary cannot be consolidated unless it prepares financial statement to the same reporting date as the parent। ये रिक्वायरमेंट तो है लेकिन इसकी इम्प्रैक्टिकेबल हो तो एक्सेप्शन अवेलेबल है, तो इस वजह से इसको हम करेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। Subsidiary with a different reporting date may prepare additional statements up to the group reporting date for consolidation purposes। ये बिल्कुल जो है पॉसिबल है कि जी अगर डेट डिफरेंट है तो सब्सिडरी जो है एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ले और वो एक्सेप्टेबल होंगी। Subsidiaries financial statements can be included in the consolidation if the gap between the parent and subsidiary reporting date is 5 months or less। मैक्सिमम जो अलाउड है वो 3 मंथ्स का टाइम अलाउड है, तो ये इनकरेक्ट। Whereas subsidiary financial statements are drawn up to different reporting date from those of parent, adjustment should be made for significant transaction or event occurring between the two reporting dates। This is correct statement। जब अप टू 3 मंथ्स तक का डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया जाता है तो उसमें फिर जो दरमियान में सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हुई होती हैं उस पीरियड में पेरेंट और सब्सिडरी की उनको एडजस्ट कर लिया जाता है। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो हैं ये करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। IFRS 10 consolidated financial statement provides a definition of control and identifies 3 separate elements of control, जिसमें पावर है ओवर द इन्वेस्टी होनी चाहिए, एबिलिटी टू यूज पावर और फिर एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। पावर ओवर इन्वेस्टी ये तो है, पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द इन्वेस्टी ये कंट्रोल के एलिमेंट में नहीं है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन है बेसिकली, तो यही हमारा आंसर होगा। बट देखते हैं, सी है एक्सपोजर टू राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स, ये भी एलिमेंट है, और एबिलिटी टू यूज पावर ये भी एलिमेंट है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। केमिस्ट लिमिटेड owns 100% of the share capital of following companies। The directors are unsure of whether the investment should be consolidated। In which of the following circumstances would the investment not be consolidated? Number 1 है जी, CL has decided to sell its investment in Alpha Limited as it is loss making। That directors believe its exclusion from consolidation would assist users in predicting the group's future profit। लॉस मेकिंग सब्सिडरी को निकालना तो मैनिपुलेटिव है, बल्कि कि आपको ट्रू पिक्चर दिखानी चाहिए, जो बुरा है वो भी नज़र आना चाहिए, जो अच्छा है वो भी नज़र आना चाहिए, तो ये तो लॉजिकल रीज़न नहीं है, इसको कंसोलिडेट करेंगे। फिर है बीटा लिमिटेड इज अ बैंक एंड इट्स एक्टिविटीज इज सो डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग एक्टिविटीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप दैट इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंसोलिडेट इट। लेकिन डिफरेंट एक्टिविटीज़ हों तो वो IFRS 8 है ऑपरेटिंग सेगमेंट, उसके अंडर उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऐड करने हैं, कैश में कैश ऐड करना है, रेवेन्यू में रेवेन्यू ऐड करना है, तो कंसोलिडेशन इज़ पॉसिबल, और ओवरऑल ग्रुप का पैसा कैसे यूज़ हो रहा है स्टिल मीनिंगफुल है, तो ये लॉजिक प्रॉपर नहीं है और कंसोलिडेशन की जाएगी। थर्ड है कि डेल्टा लिमिटेड इज लोकेटेड इन अ कंट्री वेयर लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंपलसरी एंड दीज आर नॉट कंपैटिबल विद IFRS यूज्ड बाय द रेस्ट ऑफ ग्रुप। तो इसका तो एक बड़ा सिंपल हल होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IFRS के मुताबिक एडजस्टमेंट्स कर दी जाएँ, या एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिशनल बना ली जाए IFRS के मुताबिक और कंसोलिडेट कर लिया जाए। और क्योंकि पेरेंट एंटिटी का सब्सिडरी पे कंट्रोल होता है तो उनसे ये काम करवाना भी कोई मुश्किल नहीं है, तो इट विल स्टिल बी कंसोलिडेटेड। फिर एक गैमा लिमिटेड इज लोकेटेड इन अ कंट्री वेयर अ मिलिट्री
को हैज़ टेकन प्लेस एंड सीएल हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। जब कंट्रोल नहीं है तो फिर कंसोलिडेशन नहीं होगी। तो इन एब्सेंस ऑफ कंट्रोल कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, तो नॉट टू बी कंसोलिडेटेड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 है कि अहमद हसन लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ द 100 मिलियन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ असर लिमिटेड, इट्स ओनली सब्सिडरी, फॉर रुपीज 200 million on 1st January 2019 when the retained earnings of Asar Limited were rupees 156 million. At 31st December 2019 retained earnings are as follows, जिसमें दोनों एंटिटीज़ की रिटेन अर्निंग दी हुई हैं। और अहमद हसन लिमिटेड कंसिडर दैट गुडविल ऑन एक्विजिशन इज इम्पेयर्ड बाय 50%। एनसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर होता है जो कि 82.8 मिलियन है। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग्स क्या होंगी, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो हम जो टिपिकल वर्किंग्स बनाते हैं उसमें इसका मतलब है हमें वर्किंग 5 बनाने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का जिक्र भी है तो वर्किंग 3 भी बनानी पड़ेगी। तो वर्किंग 3 अगर डेवलप करते हैं तो डाटा मैच कर लेते हैं। 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, सब्सिडरी के जो नेट एसेट्स हैं 256, इस बेसिस पर आपके पास गुडविल आ जाएगी 26.8 की, 50% इम्पेयरमेंट 13.4 बनती है। तो क्योंकि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं तो फुल गुडविल है, तो पेरेंट को इसका शेयर चार्ज किया जाएगा। तो पेरेंट की जो अर्निंग्स हैं और उसके बाद इम्पेयरमेंट का शेयर, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए जो अब की रिटेन अर्निंग है इसमें से एट एक्विजिशन वाली लेस करके हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन आ जाएंगी, उनका 70% इंक्लूड किया। तो 280.32 वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं। On 1st April 2010, Golden Limited acquired 75% of Silver Limited's equity shares by means of a share exchange, and additional amount payable on 1st April 2011 that was contingent upon the post-acquisition performance of Silver Limited. At the date of acquisition, Golden Limited assessed the fair value of contingent consideration जो कि 4.2 मिलियन थी। But by 31st March 2011, it was clear that the amount to be paid would be only 2.7 million. हाउ शुड गोल्डन लिमिटेड अकाउंट फॉर दिस, जो 4.2 से 2.7 लाइबिलिटी कम हो गई है, तो 1.5 मिलियन का जो एडजस्टमेंट है इसको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डील करें। तो बेसिकली आपकी जो कंटीजेंट कंसिडरेशन है ये आपकी लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी जो है रिड्यूस हो रही है तो इसको डेबिट करेंगे। और रिडक्शन इन लाइबिलिटी का मतलब है कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, या आप कह लें कि एक्सपेंस डिक्रीज़ हो रहा है, तो उससे आपका जो ग्रुप का रिटर्निंग है इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ग्रुप का प्रॉफिट वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी जिसमें करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डेबिट हो रही हों और इनकम क्रेडिट हो रही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 देखते हैं। On 31st July 2018, Parveen Limited acquired 60% of the 18 million rupees 10 ordinary shares of Sidra Limited for a sum of rupees 432 million. Sidra Limited had accumulated profits at 1st January 2018 of rupees 360 million, and during the year to 31st December 2018 made a profit of rupees 108 million. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 200 मिलियन दी हुई है। गुडविल जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। अब गुडविल के लिए हमें नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो शेयर कैपिटल दिया हुआ है पहले तो जी, इसके बाद रिटर्न अर्निंग हमें बताई हुई है 1 जनवरी को 360 मिलियन की थी और प्रॉफिट हुआ है 108 मिलियन का। हमारा ईयर एंड दिसंबर है, एक्वायर 31 जुलाई को किया था, तो 7 मंथ का प्रॉफिट जो है वो भी प्री एक्विजिशन टाइम में है, तो 360 प्लस 7 मंथ प्रॉफिट 423, और बाकी जो 5 मंथ का प्रॉफिट है वो 45 बनता है, वो पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा। तो इससे हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन कैलकुलेट हो जाएंगे, और फिर हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। 432 की इन्वेस्टमेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 200 है,
और नेट एसेट एट एक्विजिशन हमने वर्किंग 2 में कैलकुलेट किए हैं, तो हमारे पास 29 मिलियन की गुडविल आ जाती है। दैट वुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। तनवीर लिमिटेड एक्वायर्ड ताबीर ट्रेडर्स एन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी फॉर ₹2.8 मिलियन। अब अनइनकॉर्पोरेटेड है तो बेसिकली कंसोलिडेशन नहीं हो रही होगी, बट स्टिल दिस इज अ बिजनेस कम्बिनेशन और उस IFRS 3 के जो रूल्स हैं वो इस पर अप्लाई होंगे। अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज परफॉर्म्ड ऑन ताबीर ट्रेडर्स नेट एसेट एट द डेट ऑफ परचेज शोड के आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल लेस पेबल 4,000 के नेट एसेट्स हैं, और जो आपने एक्वायर किया था 4 मिलियन, बेसिकली 2.8 मिलियन में एक्वायर किया। सो इसको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, अब गुडविल का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारी 2.8 मिलियन की है, बिजनेस जो एक्वायर किया उसके नेट एसेट 4 मिलियन के हैं, तो 1.2 मिलियन की नेगेटिव गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज है, तो एसेट्स तो इन्हीं वैल्यू पे रिकॉर्ड होने चाहिए, और साथ ही जो है 1.2 मिलियन का प्रॉफिट और लॉस के अंदर जाएगा इम्पैक्ट। सो ऑप्शन ए है रिकॉर्ड द नेट एसेट एट देयर अबव वैल्यूज एंड क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस विद ₹1.2 मिलियन। दिस इज करेक्ट। बाकी में क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि रिकॉर्ड द नेट एसेट एट देयर अबव वैल्यू एंड क्रेडिट गुडविल, नेगेटिव एसेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये इनकरेक्ट है। इग्नोर द इंटेंजिबल एसेट, नहीं, किसी भी एसेट को इग्नोर नहीं करेंगे। रिकॉर्ड द परचेज एज अ फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट, आपने जो है एक्वायर कर लिया है तो बिजनेस कम्बिनेशन है और इसमें फिर फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा, बिजनेस कम्बिनेशन के तौर पर इसकी काउंटिंग। क्वेश्चन 10 देखते हैं। Which of the following definition is not included within the definition of control as per IFRS 10? तो having power over the investee ये तो है, having exposure or right to variable return from the investment with the investee ये भी element of control है, having the majority of shares in the investee ये नहीं है, having the ability to use its power over the investee to affect the amount of investor returns ये भी element of control है। तो जो नहीं included दैट इज ऑप्शन सी, और बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ शेयर से कंट्रोल अचीव तो हो जाता है लेकिन ये डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 11 देखते हैं। Sunshine Limited acquired 80% of the share capital of Sunflower Limited on 1st January 2011. Part of the purchase consideration was ₹200 million cash to be paid on 1st January 2014, यानी 3 साल के बाद। The applicable cost of capital is 10%. What will be deferred consideration liability? B at 31st December 2012। वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक लॉन्ग वे है लेकिन शायद समझने में आसान हो। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है 1 जनवरी 2011 को 3 साल की बेस पर आप प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, 10% का रेट गिवन है 150.26। 2011 में 10% इंटरेस्ट ऐड कर दें, वैल्यू आ जाएगी, फिर 2012 का भी इंटरेस्ट ऐड कर दें तो 31 दिसंबर 2012 में आपके पास वैल्यू आ जाती है 181.82 मिलियन। तो हमें आंसर तो पता चल जाता है कि ऑप्शन डी है। इसका एक शॉर्टकट वे भी है कि क्योंकि सिंपली इंटरेस्ट बेस्ड कैलकुलेशन है, तो आप अगर 3 में से 2 साल तो गुजर चुके हैं तो सिर्फ 1 साल की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू ले लें एज कम्पेयर टू 3 ईयर्स, तो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उससे भी आपके पास आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 देखते हैं। Which two of the following situations are unlikely to represent control over an investee owning 55% and being able to elect 4 of the 7 directors? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स भी आपकी मर्जी के हैं और आप 55% शेयर्स भी ओन करते हैं, तो यहाँ तो कंट्रोल नज़र आ रहा है। owning 51% but the constitution requires that decision need the unanimous consent of shareholder, यानी जो एंटिटी का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें सब सबके सब एग्री होंगे तो बिजनेस हो डिसीजंस होंगे, वरना नहीं होंगे, तो एक्चुअली यू डोंट हैव अ कंट्रोल, और ये हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, दूसरी बात जो है वो है कि सी पॉइंट कि हैविंग करंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शन विच वुड टेक द शेयर होल्डिंग इन द इन्वेस्टी टू 55%, इसमें भी कंट्रोल आ जाएगा। पोटेंशियल राइट्स आपके इस तरह के हैं कि आपका उस पर कंट्रोल है। उसके बाद है ओनिंग 35% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर एंड 80% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनमें वोटिंग राइट्स नहीं होते और इस वजह से वो कंट्रोल के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, उन्हें हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो बी एंड डी हमारे करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन 13 है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन विच मस्ट बी मेट फॉर द पेरेंट टू बी एग्जाम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 कंडीशंस होती हैं कि जो अदर ऑनर्स हैं वो उनको एतराज़ नहीं है और लिस्टेड नहीं है, आप लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं है, और कोई और जो पेरेंट है इंटरमीडिएट या अल्टीमेट पेरेंट वो IFRS के मुताबिक कंसोलिडेशन कर रही है। तो पहला पॉइंट है एक्टिविटीज ऑफ द सब्सिडरी आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप एंड टू कंसोलिडेट देम वुड प्रेजुडिस द ओवरऑल ग्रुप पोजीशन। ये एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड है कि ये लॉजिकल रीज़न नहीं है और इस बेस पर आप कंसोलिडेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। बाकी जो पॉइंट्स हैं कि अल्टीमेट पेरेंट कंसोलिडेशन करती हो, डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड ना होते हों, होली ओन्ड सब्सिडरी होती है, उन 4 में से 3 पॉइंट्स हैं जो 4 कंडीशन मीट होनी चाहिए फॉर एग्जाम्शन फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 14 देखते हैं। Consolidated financial statements are presented on the basis that the companies within the group are treated as if they are a single economic entity. Correct. Which two of the following are requirements of preparing consolidated financial statement? All subsidiaries must adopt the accounting policies of the parent in their individual financial statement. ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बात गलत है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सब्सिडरीज को वो करना होता है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए उनके लिए ऐसा ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं है। दूसरा है कि सब्सिडरीज विद एक्टिविटीज विच आर सब्सटेंशियली डिफरेंट टू द एक्टिविटीज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शुड नॉट बी कंसोलिडेटेड। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल रीजन फॉर नॉन कंसोलिडेशन। तो ये 2 रीजंस तो नहीं हो सकते। ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरीज शुड बी इंक्लूडेड एट फेयर वैल्यू। दिस इज करेक्ट। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन टू बी प्रिसाइज। और अनलेस प्रॉफिट विद इन द ग्रुप मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी रिक्वायरमेंट है। तो सी एंड डी हमारे आंसर। क्वेश्चन 15 देखते हैं। High Limited has a number of relationship with other companies in which of the following relationships High Limited necessarily the parent? First one है कि Fall Limited has 50,000 non-voting and 100,000 voting equity shares in issue with each share receiving the same dividend. High Limited owns all of Fall Limited non-voting share and 40,000 of its voting shares. अच्छा, तो 40% शेयर होल्डिंग बनती है ये तो। वो जो नॉन वोटिंग शेयर हैं उनसे तो फ़र्क नहीं पड़ता। वोटिंग शेयर्स का जस्ट 40% है, तो डिसीजन मेकिंग में इनका कंट्रोल पूरा नहीं है। तो नेसेसरली नहीं है। हाँ, बाकी शेयर होल्डर छोटे हों और डिफेक्टिव कंट्रोल हो वो एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुआ नेसेसरली का। सेकंड है जी, लो लिमिटेड हैज़ 1 million इक्विटी शेयर्स इन इशू विद इन ऑफ विच हाई लिमिटेड ओन्स 40%। हाई लिमिटेड आल्सो ओन्स 800,000 आउट ऑफ ₹1 million 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड बाय लो लिमिटेड। डिबेंचर्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं 40 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच 100 ऑफ डिबेंचर, और दे में बी रिडीम्ड इन कैश एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। तो बेसिकली 40% जो है आप ऑलरेडी ओन करते हैं, और मज़ीद जो आपके पास ऑप्शन है उसमें आपके पास 1 million कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं जो कि 40 इक्विटी शेयर्स हर 100 के अगेंस्ट आपको मिल जाना। तो दैट वुड टेक योर शेयर ऑनरशिप बियॉन्ड 50% एंड योर वोटिंग राइट्स एज वेल बियॉन्ड 50%। तो पोटेंशियल जो वोटिंग राइट्स हैं वो भी कंसीडर किए जाते हैं कंट्रोल के लिए, एंड इट सीम्स लाइक के जो है ना हाई लिमिटेड जो है वो उसका कंट्रोल है और कंसोलिडेशन होनी चाहिए। थर्ड है, हाई लिमिटेड ओन्स 49% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन मिडिल लिमिटेड एंड 52% ऑफ इट्स non-redeemable preference shares. As a result of these investment, High Limited receives variable returns from Middle Limited and has the ability to affect these returns through its power over Middle Limited. तो ऑनरशिप की परसेंटेज रेलिवेंट नहीं है अगर आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि उन्होंने बताया है कि जी वो वेरिएबल रिटर्न्स को अफेक्ट भी कर सकते हैं, पावर भी यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएबल रिटर्न्स का उनका एक्सपोजर भी है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल बीइंग मेट। तो यहाँ पे भी पेरेंट का रिलेशनशिप होगा। तो 2 and 3 ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 16 है कि ऑन 1 March 2019 काजी लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ हिजाजी लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹387 million. एट दैट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ हिजाजी लिमिटेड वर 450 million। ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो एक्विजिशन पर है वो 0.045 million की हैं। काजी लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर द बिजनेस कम्बिनेशन यूजिंग द फुल गुडविल और फेयर वैल्यू मेथड बाय एट्रीब्यूटिंग सम गुडविल टू द NCI। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ऑन 1 March फेयर वैल्यू ऑफ NCI जो है 153 million है। टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी रिकग्नाइज होगी?
सो बेसिकली एक्विजिशन कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे, बाकी सारा डाटा जो है वो इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 387 मिलियन की है। एनसीआई एट एक्विजिशन भी गिवन है, और नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी तो 90 मिलियन की गुडविल रिकग्नाइज होनी चाहिए। क्वेश्चन 17 देखते हैं। Sound Limited obtained 60% holding in the 10 million rupees 10 shares of Cloud Limited on 1st January when the retained earnings 850 million थी। Consideration comprised 250 million cash, 400 million payable on 1st January 2019 and one share in Sound Limited for each two shares acquired. Sound Limited has a cost of capital of 8% और market value of share 23 है। सो बेसिकली इसमें अगर हम देखते हैं तो साउंड लिमिटेड एनसीआई को मेजर करते हैं फेयर वैल्यू पर, और फेयर वैल्यू गिवन है 400 मिलियन, तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो पहली बात तो ये होगी कि इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें। तो इन्वेस्टमेंट में हमने जो कैश में है 250 मिलियन दी है। डेफर्ड कंसिडरेशन की बात करें तो 400 मिलियन जो है वो देना है आपने आफ्टर अ ईयर, तो प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे एक साल की। फिर शेयर कैपिटल का कॉन्टेक्स्ट देखें तो एक शेयर हमने देना है फॉर टू शेयर्स, तो हमने 10 मिलियन के 60% एक्वायर किए हैं, तो ये 6 मिलियन शेयर्स बनते हैं। और हर दो के बदले एक शेयर, यानी हम अपने जो हैं वो 3 मिलियन शेयर दे रहे होंगे 23 के हिसाब से। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। एन सी आई एट एक्विजिशन ऐड होगा इसमें फेयर वैल्यू पे, और उसके बाद जो है हमें नेट एसेट्स जो है लेस करने हैं। तो शेयर कैपिटल हमारे पास 100 मिलियन और रिटेनिंग 850 मिलियन, तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी 139.37 मिलियन पे। दैट वुड बी आंसर। क्वेश्चन 18 देखते हैं। On 1st August 2017, Magnesium Limited purchased rupees 1.8 rupees नहीं है 1.8 million of the 2.4 million rupees 10 equity shares of Copper Limited. The acquisition was through a share exchange of two shares in Magnesium for every three shares. Market price of share जो है वो 57.5 है। और Magnesium Limited will also pay in cash on 31st July 2 years after acquisition 24.2 per acquired share of Copper Limited. Magnesium Limited cost of capital 10% है। What is the amount of consideration attributable to Magnesium Limited for the acquisition of Copper Limited, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो शेयर्स हम एक्वायर कर रहे हैं वो 1.8 मिलियन शेयर हैं। हर दो के बदले तीन शेयर, और हमारे एक शेयर की वैल्यू, हर तीन के बदले दो शेयर और हमारे एक शेयर की वैल्यू 57.5 है। दैट वुड बी 69 मिलियन। डेफर्ड कंसिडरेशन हम 24.2 पर शेयर के हिसाब से दे रहे हैं, और 2 ईयर्स के बाद दे रहे हैं, तो 2 ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे 36 मिलियन। टोटल 105 मिलियन वुड बी द आंसर। क्वेश्चन 19 देखते हैं। Big Limited acquired 70% of Small Limited 10 million 10% ordinary shares for rupees 800 million। इन्वेस्टमेंट गिवन है, रिटेन अर्निंग 570 मिलियन की थी, और रिवैल्यूएशन सरप्लस 150 मिलियन का था। एनसीआई की फेयर वैल्यू उन्होंने 220 मिलियन इवेल्यूएट की है। तो गुडविल क्या होगी, सिंपल है कि जी 800 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, 220 मिलियन एनसीआई की फेयर वैल्यू है, शेयर कैपिटल 100, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो 1020 की टोटल हमारी और एनसीआई के एग्रीगेट में से नेट एसेट्स लेस करते हैं एक्विजिशन पे 20 के, तो 200 मिलियन इज द आंसर। कितने की गुडविल रिकग्नाइज होगी। क्वेश्चन 20 है कि फाइका लिमिटेड एक्वायर्ड 75% ऑफ 120,000 रुपीज 10 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ साइका लिमिटेड on 1st January 2014. At that date, Saika Limited had accumulated profit of rupees 700,000 and a share premium account balance of rupees 200,000. Saika Limited paid rupees 1.68 million for the shares in Saika Limited. At 31st December, Saika Limited had accumulated profits of rupees 1 million and Saika Limited had accumulated profits of rupees 1.6 million. तो कंसोलिडेटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होंगे, बेसिकली वर्किंग 5 है जिसमें हम ग्रुप के रिजर्व्स को शो करते हैं।
तो सबसे पहले पेरेंट के तो सारे रिजर्व लेंगे, सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन का ग्रुप परसेंटेज लेंगे। सो पेरेंट का पूरा प्रॉफिट ले लें, पूरे पोस्ट यानी रिजर्व्स ले लें। उसके बाद जो सब्सिडरी है उसमें हम देखते हैं कि अब बैलेंस है 1 मिलियन, पहले 700,000 था, और हमारा इसका मतलब है जो चेंज है वो 300,000 का है, और हमारा उसमें शेयर है 75%। 225,000 ऐड करेंगे 1825,000, ये हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।